नमस्कार दोस्तों, मैं आर वशिष्ठ आप सभी का जोहार एडू कैंपस में स्वागत करता हूं। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यों को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ हम आज की क्लास में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे साख को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि साख नियंत्रण का अर्थ क्या है और साख नियंत्रण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक क्यों है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में सबसे पहले हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को डिस्कस करेंगे। लास्ट की क्लास में मैंने आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए तथ्यों को बताया था एवं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूं कल की क्लास को। मैंने आप लोग को बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, के सुझाव के आधार पर की गई थी। इसके संबंध में संसद में एक अधिनियम को पारित किया गया था जिसे हम आरबीआई अधिनियम 1934 के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर्स मिलते हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया था कि 1 जनवरी 1949 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के अधीन लाया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और तब से लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के एक यूनिट और इकाई के रूप में कार्यरत है। मैंने आपको बताया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधन एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है जिसमें 21 सदस्य होते हैं। इन 21 सदस्य में एक आपके गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 सदस्य या डायरेक्टर्स जिनका मनोनयन 4 स्थानीय बोर्ड के द्वारा किया जाता है, 10 डायरेक्टर्स का मनोनयन भारत सरकार के द्वारा और इसमें 2 ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि वित्त मंत्रालय से आते हैं और इनका मनोनयन भी भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। डायरेक्टर्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर्स गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। अनऑफिशियल डायरेक्टर्स आपके बाकी डायरेक्टर्स होते हैं जिनका मनोनयन 4 वर्षों के लिए किया जाता है, जबकि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इनके कार्यकाल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कार्यकाल 3 वर्ष का होता है एवं बाद में 2 वर्ष का इन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। आपसे ये कहा था मैंने कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स जिसमें कि 21 सदस्य होते हैं सभी महत्वपूर्ण डिसीजंस को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी मौद्रिक और बैंकिंग संबंधित निर्णय लिए जाते हैं इन्हीं सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण कार्यों को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा पत्र का निर्गमन है। तो इस कार्य को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मुद्रा पत्रों का निर्गमन। मुद्रा पत्र को हम पेपर नोट्स कहते हैं। पेपर नोट्स जिसे हम विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम खरीद और बिक्री के प्रक्रम में इस्तेमाल करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज हमारी अर्थव्यवस्था मौद्रिक अर्थव्यवस्था है और इस मौद्रिक अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी एक्सचेंज या विनिमय का जो बार्टर सिस्टम होता है उस सिस्टम में वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता है। सपोज़ कर लीजिए कि मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूं है। मुझे गेहूं की आवश्यकता है, आपको चावल की आवश्यकता है, तो हम दोनों के बीच में विनिमय या ट्रांजैक्शंस संभव है। आप
मुझसे चावल प्राप्त करेंगे, मैं आपसे गेहूं प्राप्त करूंगा। इस तरीके से विनिमय का माध्यम जो है वो वस्तु हो जाता है। इसे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होने लगता है, बार्टर सिस्टम हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम इस सिस्टम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और इसके बदले हम मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट करते हैं। इस मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक्सचेंज के विनिमय के रूप में, एक्सचेंज या विनिमय के रूप में हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ करेंसीज यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस के प्रक्रम में। खरीद और बिक्री के संबंध में मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मुद्रा क्या होगा और इसे कौन जारी कर सकता है? क्या यह पावर हमारे पास है? क्या हम पेपर नोट्स या सिक्के को जारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह पावर भारत में जिस संस्था को दी गई है उसे हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं, उसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के सेक्शन 22 में लिखा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा पत्र को निर्गमित करने का अधिकार केंद्रीय बैंक के पास होगा। राइट? सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 स्पेसिफाई दैट द पावर ऑफ प्रिंटिंग पेपर नोट्स lies with the central bank of this country, which is Reserve Bank of India. So इसी पावर का यूज़ करते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा पत्र को जारी करने का काम करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वस्तुतः भारत में दो संस्थाएं हैं जो कि करेंसीज को जारी करने का कार्य करती है। इसमें एक संस्था आपको पता होना चाहिए भारत सरकार स्वयं है। एक संस्था भारत सरकार स्वयं है एवं दूसरी संस्था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हमारी देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मैंने आपको बताया कि सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 अलाउज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रिंट करेंसी फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सेक्शन 22 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस अधिकार का प्रयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा पत्र का निर्गमन करने का काम करता है। किंतु इसके अलावा भारत सरकार भी कुछ मुद्राओं को प्रकाशित करता है, कुछ मुद्राओं को जारी करता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए का जो पेपर नोट है, 1 रुपए का जो पेपर नोट, हालांकि इसका प्रचलन जो है आजकल कम हो गया है, किंतु अभी भी यह लीगल टेंडर मनी है, अभी भी यह वैलिड मनी है। हम इसका प्रयोग जो है विनिमय के साधन के रूप में कर सकते हैं। 1 रुपए का पेपर नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और यही कारण है कि आप 1 रुपए के पेपर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं देखते हैं। 1 रुपए के पेपर नोट पर, चूँकि इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो इस पेपर नोट पे आपको वित्त मंत्रालय का जो सर्वोच्च अधिकारी यानी वित्त सचिव होता है, वित्त सचिव के सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 रुपए का पेपर नोट और सिक्के, 1 रुपए का पेपर नोट और सिक्कों को भी ढालने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। कई टकसाल होते हैं, टकसाल जहाँ पे मुद्राओं का निर्गमन होता है, उसे प्रिंट किया जाता है। तो भारत सरकार के कई टकसाल है, जैसे आपको पता होना चाहिए नोएडा में है, हैदराबाद में है, हिमाचल के सोलन में है, अलग अलग जगहों पे, मध्य प्रदेश में भी आपका होशंगाबाद में है। तो भारत सरकार के कई ऐसे प्रिंटिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे इन सिक्कों को ढालने का काम किया जाता है। 1 रुपए का पेपर नोट और सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि वर्तमान समय में 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक जो पेपर नोट्स हैं, मुद्रा पत्र हैं, उनको इशू करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। राइट? तो आप देख सकते हैं कि 2 संस्थाएं हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी कहते हैं, जिसे हम सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं। लेकिन इन दोनों संस्थाओं में अगर आप तुलना करेंगे तो यह जानना कठिन नहीं है, यह जानना डिफ़िकल्ट नहीं है कि
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकतम मात्रा में नोट को जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार केवल छोटे मूल्यों का मुद्राओं को जारी करते हैं। आप देख सकते हैं सिक्के और 1 रुपये का पेपर नोट जारी किया जाता है, जबकि जो हायर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है दे ऑल आर इश्यूड बाय the central bank of this country. So we can say that Reserve Bank of India do have the monopoly power of printing paper notes for the economy of India. आप कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक को ऑलमोस्ट एक अधिकार है पेपर नोट जारी करने का। अधिकार इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम 1934 के द्वारा दिया गया है। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी वर्तमान समय में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकतम 2000 रुपये का पेपर नोट को जारी किया जा रहा, किंतु आरबीआई के पास अधिकतम 10,000 रुपये तक के पेपर नोट को जारी करने का अधिकार है। आप इसे ठीक से समझ लें। हालांकि अभी वर्तमान समय में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकतम 2000 रुपये के पेपर नोट को जारी किया जा रहा, किंतु रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अधिकतम 10,000 रुपये तक के पेपर नोट को जारी करने का अधिकार है। और गत वर्षों में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस अधिकार का भी प्रयोग किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 50 और 60 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में 5,000 और 10,000 रुपये की भी पेपर नोट्स उपलब्ध थे। जैसा कि आज आप 2,000 रुपये का पेपर नोट्स देखते हैं, ठीक उसी तरीके से 50 और 60 के दशक में आपको 5,000 और 10,000 रुपये के पेपर नोट भी देखने को मिल रहे थे। इनका प्रचलन था, किंतु डीमोनेटाइज किया गया 1978 में और इन पेपर नोट्स को अर्थव्यवस्था से बाहर ले लिया गया और फिर इसे प्रिंट नहीं किया गया है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकतम कितना पेपर नोट जारी कर रही है वर्तमान समय में, तो आप कहेंगे कि 2,000 रुपये का पेपर नोट अधिकतम जारी करी। किंतु अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कितने रुपए तक का पेपर नोट को जारी कर सकता है, तो आप कहेंगे इसके पास 10,000 रुपये तक के पेपर नोट को जारी करने का अधिकार है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे यह सीखेंगे कि किस प्रणाली के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेपर नोट को जारी किया जाता है। उस प्रणाली को हम भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रणाली के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पेपर नोट को जारी करती है उसे हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। उसे हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम या न्यूनतम कोष प्रणाली के नाम से जानते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली के नाम से जानते हैं। इस प्रणाली की शुरुआत 1957 में की गई। याद रखें, 1957 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रणाली के अनुसार पेपर नोट को जारी किया जा रहा है। अब हम यह समझेंगे कि इस प्रणाली के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ता है। तो देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार, इसे मैं एमआरएस कहूँगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस कहूँगा। सो एमआरएस के अनुसार आरबीआई के लिए आवश्यक है, आरबीआई के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा पत्र के निर्गमन के पूर्व यह 200 करोड़ की परिसंपत्ति 200 करोड़ की परिसंपत्ति जिसे हम एसेट्स कहते हैं, 200 करोड़ की परिसंपत्ति या एसेट्स को अपने पास रखें। न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की
परिसंपत्ति को अपने पास रखें। यह मैंडेटरी है, यह आवश्यक है आरबीआई के लिए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को प्रिंट करना चाहता है तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आवश्यक है कि इसके पास न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति होना चाहिए। इस 200 करोड़ की परिसंपत्ति, ये जो 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति को रखना आवश्यक है आरबीआई के लिए, इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ की परिसंपत्ति जो है गोल्ड या स्वर्ण के रूप में होने चाहिए। 115 करोड़ रुपए की संपत्ति गोल्ड या स्वर्ण के रूप में होने चाहिए। रिमेनिंग 85 करोड़ की परिसंपत्ति जो है, 85 करोड़ की परिसंपत्ति जो है, यह विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के रूप में होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। इस बात को आप ठीक से समझें। यह आरबीआई के लिए आवश्यक है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि नोट को प्रिंट करने के पूर्व इनके पास न्यूनतम 200 करोड़ की परिसंपत्ति को मेंटेन करें, या इनके पास 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति होनी चाहिए, जिसमें कि 115 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति गोल्ड के रूप में होना चाहिए। रिमेनिंग 85 करोड़ का परिसंपत्ति जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी करेंसी के रूप में होना चाहिए। डॉलर हो गए, पाउंड्स हो गए, येन हो गया, युआन हो गया, क्रॉनर हो गया, ये विदेशी करेंसीज है जिनमें न्यूनतम 85 करोड़ रुपए की संपत्ति आरबीआई के पास होनी चाहिए। तो निहितार्थ क्या है, क्या इम्प्लीकेशंस है इस सिस्टम का? तो इस सिस्टम का इम्प्लीकेशंस या निहितार्थ यह है कि यदि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति नहीं है, 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट को जारी नहीं कर पाएगा। ये कंपलसरी है आरबीआई के लिए कि नोट को जारी करने से पूर्व इसके पास न्यूनतम 200 करोड़ की परिसंपत्ति होनी चाहिए। नहीं होने की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए मुद्रा पत्र का निर्गमन नहीं कर पाएगा। यह सिस्टम है जो कि 1957 से चला आ रहा है। 1957 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी सिस्टम के तहत नोट को प्रिंट करता आ रहा। एक बार 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया है तो अब आरबीआई जितना नोट को प्रिंट करना चाहे नोट को प्रिंट कर सकता है। किंतु आपको याद रखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी अत्यधिक मात्रा में मुद्रा पत्र का निर्गमन नहीं करता है, क्योंकि यह करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होगा। जैसा आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर भारत एक गरीब देश है, हमारे पास परचेजिंग पावर या क्रय क्षमता नहीं है, तो क्यों नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को प्रिंट करता ताकि लोगों के बीच में उसे भारी मात्रा में बांट दिया जाए ताकि गरीबी यहाँ पे दूर हो सके। तो आप याद रखें, गरीबी का उन्मूलन हम इस ढंग से नहीं कर सकते हैं। गरीबी के उन्मूलन के लिए मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारी मात्रा में नोट को प्रिंट कर लोगों के बीच में बांटता है, तो इससे गरीबी दूर नहीं होगा बल्कि एक आर्थिक समस्या जन्म लेगी, और उस आर्थिक समस्या को हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यह कैसे होगा? देखिए, जब अत्यधिक मात्रा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट को जारी किया जाएगा तो लोगों के पास जो क्रय क्षमता है तुरंत क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। मान लीजिए कि आरबीआई ने नोट को प्रिंट किया और हम लोगों के बीच में भारी मात्रा में बांट दिया। इससे लोगों के पास क्रय क्षमता क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। क्रय क्षमता बढ़ने के बाद हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करना चाहेंगे। हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना चाहेंगे। कोई अपने लिए घर खरीदना चाहेगा, कोई अपने लिए टेलीविजन्स खरीदना चाहेगा, कोई अपने लिए एसी, रेफ्रिजरेटर, कैमरा, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाएंगी। लेकिन
आप देखेंगे सप्लाई जो है वस्तुओं और सेवाओं की तुरंत कम हो जाएंगी। कैसे कम हो जाएंगी, आप इसे एक एग्जाम्पल से समझो। सपोज कर लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेपर नोट्स को प्रिंट किया और हम लोगों के बीच बांट दिया। हमारे पास पैसे आ गए, क्रय क्षमता आ गया, और शाम के समय मान लीजिए कि आपको अपने दोस्तों के साथ जाना है गोलगप्पे खाने के लिए। आप गोलगप्पे खाने मार्केट में जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि गोलगप्पा वाला आज नहीं आया है। क्या कारण है? क्योंकि उस गोलगप्पे वाले को भी पैसे मिल गए, वह काम करने की ज़रूरत को महसूस नहीं करेगा, वो आज एब्सेंट है। आप क्लास में आएंगे पढ़ाई करने के लिए, आपको टीचर की सर्विसेज नहीं मिलेंगी, क्योंकि टीचर के पास भी पैसे आ गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको भी पैसे दे दिए। आप क्या देख रहे हैं? वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन जो है और उसकी सप्लाई जो है धीरे धीरे क्या होने लगी है? कम होने लगी है, क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए हैं, वे काम करना कम कर देंगे, राइट। तो एक और आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्रय क्षमता बढ़ जाएंगी, जिसके फलस्वरूप मांग में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सप्लाई या तो कांस्टेंट रहेगा, या जो सप्लाई है जिसे हम पूर्ति कहते हैं वो कम हो जाएंगे। तो जब मांग ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई से, तो क्या होगा? जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और वस्तुएं जो है बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो वस्तुओं के ऊपर स्फीतिक दबाव पड़ेगा और इससे वस्तुओं के मूल्य में हमें वृद्धि देखने को मिलेंगी, और इस वस्तु के मूल्य में वृद्धि को हम तकनीकी रूप से मुद्रास्फीति कहते हैं। तो देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारी मात्रा में नोट को प्रिंट करके वितरण किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति होता है। और मुद्रास्फीति के दौरान हम सभी जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने लगते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं के जब दाम बढ़ेंगे तो हमारी क्रय करने की क्षमता पुनः क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। हमारी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी क्रय क्षमता पुनः क्या हो गई है? कम हो गई है। आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन उस पैसे से आप कुछ ही गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं, क्योंकि महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव नहीं हुई, आपकी क्रय क्षमता बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, आपको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा। आपके पास पैसे आ गए हैं, लेकिन वो पैसे आपके लिए ऑलमोस्ट यूजलेस है, क्योंकि उनसे आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद सकते। और यही कारण है कि गरीबी के उन्मूलन के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा कभी भी नोट को प्रिंट कर लोगों के बीच में बांटा नहीं जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे, तो सर गरीबी को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम या सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो गरीबी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है रोज़गार का सृजन। हम ऐसे रोज़गार का सृजन करें जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ेंगी तो उनकी मांग बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही साथ जो है वस्तु का उत्पादन भी हो रहा। लोग रोज़गार में संलिप्त हैं, वे गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन सतत रूप से चलता रहेगा, तो मांग बढ़ने के भी फलस्वरूप जो है यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं की कमी नहीं आएंगी, और इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा, साथ ही साथ लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेंगी और गरीबी का उन्मूलन होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार को जनरेट करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन एलिमिनेट द पैंग्स ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम आवर सोसाइटी। इट्स नॉट बाय प्रिंटिंग ऑफ पेपर नोट्स दैट वी कैन remove the problem of poverty from our society. It's by creating jobs in our country in a large scale that we can just eliminate the problem of poverty, right? So मैं आपसे बता रहा था कि यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पत्र का निर्गमन करता है। तो इस प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आवश्यक है कि नोट को प्रिंट करने से पूर्व वह अपने पास 200 करोड़ की परिसंपत्ति को मेंटेन करे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 1957 से पहले कौन सी प्रणाली थी जिसका प्रयोग कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को प्रिंट किया करता था। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि इस प्रणाली की शुरुआत 1957 में की गई। 1957 से इस प्रणाली का प्रयोग आरबीआई के द्वारा किया जा रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1957 से पहले भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
पेपर नोट को जारी करने का काम करता था। तो उस समय 57 से पूर्व वह कौन सा प्रणाली था और उस प्रणाली को क्यों समाप्त कर न्यूनतम कोष प्रणाली के रूप में एक नई प्रणाली को 1957 में प्रारंभ किया गया, इस बात को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए 1957 से पहले जिस प्रणाली के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पत्र का निर्गमन कर रहा था उसे हम आनुपातिक कोष प्रणाली कहते हैं। उसे हम आनुपातिक कोष प्रणाली कहते हैं। अंग्रेजी में आप इसे कहें तो दिस इज प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। तो इस प्रणाली में आरबीआई को अपने पास जो एसेट्स है, परिसंपत्ति है, वो नोट को प्रिंट करने के एक निश्चित अनुपात में रखना होता था। जैसे अगर लेट्स सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 यूनिट नोट को प्रोड्यूस करती है तो इसके पास 4 यूनिट की परिसंपत्ति होनी चाहिए, संपत्ति। और यह संपत्ति मान लो कि गोल्ड के फॉर्म में है, यानी गोल्ड के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को प्रिंट करने का काम कर रही है। अगर ये नोट को प्रिंट करना चाह रही है तो इसके पास गोल्ड होने चाहिए और इसके संबंध में एक अनुपात यहाँ पे तय कर दिया गया था, इसलिए हम इसे आनुपातिक कोष प्रणाली कहते हैं। तो देखिए अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर 1 यूनिट नोट को प्रिंट करना चाहती है तो इसके पास 4 यूनिट का गोल्ड होना चाहिए। अगर 2 करना चाहता है तो 8 यूनिट का होना चाहिए, 3 करना चाहता है 12 यूनिट का होना चाहिए, 4 यूनिट नोट को प्रोड्यूस करना चाहता है 16 यूनिट गोल्ड होना चाहिए, 5 यूनिट करना चाहता है तो 20 यूनिट का गोल्ड चाहिए, है ना। आप देख सकते हैं किस अनुपात में यहाँ पे एसेट्स को मेंटेन किया जा रहा, दैट इज 1:4, 1:4 में किया जा रहा। किंतु इस प्रणाली का खामी क्या है और वह हमारे सामने कैसे आया, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस दौरान जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड की कमी हो गई। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्वर्ण एसेट्स के रूप में कम हो गए। कैसे कम हो गए? क्योंकि 70% जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के पास गोल्ड था उसका 70% जो है अमेरिका के पास आकर जमा हो गया। इसका कारण यह था कि इस विश्व युद्ध में अमेरिका ने कई देशों को हथियार या वेपन्स जो है बेचे थे, राइट। अब अमेरिका से वेपन्स या हथियार को खरीदने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? डॉलर। अमेरिका ने कहा कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में डॉलर्स नहीं है तो हम आपसे आपके गोल्ड को भी स्वीकार करेंगे, आप गोल्ड के एवज में भी हमसे हथियार या वेपन्स को खरीद सकते हैं। और कंट्रीज़ ने यह करना प्रारंभ किया। उनके पास जो गोल्ड रिजर्व था उनको यूज़ किया गया वेपन्स को खरीदने के लिए। और 1945 यानी विश्व युद्ध के समाप्त होने के समय ये देखा गया कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का गोल्ड का 70% जो है अब उनके हाथों से ट्रांसफ़र होकर अमेरिका के हाथ में आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में गोल्ड की कमी हो गई। जिस चीज़ की कमी हो जाती है उसके भाव बढ़ जाते हैं। आप सभी जानते हैं जिसकी कमी होगी उसके भाव बढ़ जाएंगे। गोल्ड के प्राइसेस में हमें अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, राइट। इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हमें देखने को मिला आफ्टर सेकेंड वॉर, राइट। एंड जब गोल्ड जो है महंगा हो गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए या किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए इस सिस्टम के अनुसार नोट को प्रिंट करना महंगा हो गया। क्योंकि इस सिस्टम में क्या था कि आप जितना नोट को प्रिंट करेंगे उसी अनुपात में आपको गोल्ड या एसेट्स की मात्रा को बढ़ानी होगी। आप 1 यूनिट प्रिंट कर रहे हैं, आपको 4 गोल्ड रखने हैं। 2 यूनिट प्रिंट करेंगे आपको 8 यूनिट्स गोल्ड रखने होंगे। 3 यूनिट प्रिंट करेंगे 12 यूनिट्स आपको गोल्ड रखने होंगे।
तो जैसे जैसे आप ज़्यादा नोट को प्रिंट करेंगे उसी मात्रा में आपको अपने पास गोल्ड की मात्रा को बढ़ानी होगी। यानी केंद्रीय बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड परचेज करने होंगे, गोल्ड की खरीद करनी होंगी, ताकि वे नए नोट को आवश्यकता के अनुसार प्रिंट कर सकें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गोल्ड के प्राइस में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अब इस सिस्टम को कंटिन्यू करना और इस सिस्टम के अनुसार नोट को प्रिंट करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, काफ़ी महंगा हो गया। अतः 1956 में इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। 1956 में इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और ठीक एक वर्ष के बाद यानी 1957 में इसके स्थान पे एक नया सिस्टम लाया गया जिसे हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं, जिसकी चर्चा मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ, राइट। मिनिमम रिजर्व सिस्टम की शुरुआत 1957 में की गई। अगर आप कंपेयर करेंगे इन दो सिस्टम को तो आप पाएंगे कि वर्तमान में जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम चल रहा यह बेहतर है पुरानी सिस्टम यानी प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम के तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में देखिए, वर्तमान के सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नोट को जितनी मात्रा में प्रिंट करने की आवश्यकता है वह फ्रीडम आरबीआई के पास है। क्योंकि इस सिस्टम में यदि आरबीआई के पास न्यूनतम 200 करोड़ की परिसंपत्ति है तो आरबीआई जितनी मात्रा में नोट को प्रिंट करना चाहे अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रिंट कर सकता है। इस सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रीडम आरबीआई के पास नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सिस्टम में यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को प्रिंट करना चाहता है तो आरबीआई को और ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स या गोल्ड की खरीद करनी होंगी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर एसेट्स या गोल्ड की खरीद नहीं कर पाता है तो पर्याप्त मात्रा में नोट्स को प्रिंट नहीं किया जाएगा, जिससे कि विनिमय को हम सुचारू ढंग से नहीं चला पाएंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं, हमें और ज़्यादा पेपर नोट्स या पेपर करेंसी की आवश्यकता होती है ताकि उनका खरीद और बिक्री हम आसानी से कर सकें। किंतु इस सिस्टम में आरबीआई के पास ये फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आरबीआई जब नोट को प्रिंट करना चाहे तो उनको गोल्ड को अक्वायर करना होगा। बट नाउ दिस इज़ बेटर सिस्टम। यू कैन सी हियर दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज़्यादा गोल्ड अक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास यदि 200 करोड़ की परिसंपत्ति है तो इसके एवज में जितना नोट आवश्यकता है अर्थव्यवस्था को आराम से वो प्रिंट कर सकता है, राइट। तो इसी सिस्टम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को जारी करने का काम करता है। अब मैं आपसे यह डिस्कस करूंगा कि यह आरबीआई के लिए मैंडेटरी क्यों है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह आवश्यक क्यों है कि नोट को जारी करने से पहले इसके पास करीब 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति होनी चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, इसका रैशनल क्या है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यह जानें, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेपर नोट को जारी करने का कार्य करता है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देयता है। देयता को हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटीज है। देयता आप समझते हैं क्या मतलब है देयता का? लायबिलिटी या देयता का मतलब क्या है बताएं आप। मैं उदाहरण से अगर आपसे बात करूं तो जब आप किसी से उधार लेते हैं तो आपको पुनः चुकाना होता उधार को, तो उधार आपकी देयता है, आपकी लायबिलिटी है, आपका बोझ है, आपका बर्डन है, राइट। सो देयता या लायबिलिटी का मतलब समथिंग दैट यू ओ टू समबडी, है ना, जिसे आपको पुनः चुकाना है। जैसे उधार हमारी लायबिलिटी है, हम उधार लेंगे तो हमें चुकाना होगा, तो उधार हमारा क्या हो गया? देयता हो गया, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए पेपर नोट को प्रिंट
ये देता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक मान लीजिए कि 28 लाख करोड़ रुपए प्रिंट किए हैं आरबीआई ने। अगर आरबीआई ने अब तक 28 लाख करोड़ रुपए प्रिंट किए हैं तो आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 28 लाख करोड़ रुपए की देयता है। यह आरबीआई की एसेट्स नहीं है बल्कि आरबीआई की देयता है। और यह देयता हमें कैसे पता चलता है? आपने देखा होगा कि पेपर नोट्स के ऊपर एक तरह का प्रॉमिस जो है किया जाता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, फिर भी मैं थोड़ा आपको बताऊं। देखिए ये 50 रुपये का पेपर नोट है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 50 रुपीज़। राइट, आपने देखा होगा ये प्रॉमिस किया गया है। भारत सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रॉमिस किया जा रहा कि हमें 50 रुपये की वैल्यू दी जा रही है। राइट, तो इस प्रॉमिस या इस वायदा का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या निहितार्थ है, यह मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि ये जो प्रॉमिस किया गया है, इससे यह जान पड़ता है कि पेपर नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है, पेपर नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देयता है। हमें कहा जा रहा कि जब कभी भी आप इस कागज़ के टुकड़े के साथ हमारे पास आएंगे, वी आर ऑब्लाइज्ड टू पे यू द इक्वल वैल्यू प्रिंटेड ऑन दिस पेपर नोट्स, है ना। हम आपको एक इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि इस पेपर नोट पे प्रिंट है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50 रुपये का वैल्यू हमें देने के लिए ऑब्लाइज्ड है। और सिर्फ यह प्रॉमिस नहीं है, आरबीआई को यह फुलफिल भी करना होता है। और रिसेंट पास्ट में यह किया गया, हम सभी ने देखा। आपको पता है कि जब 8 नवंबर 2016 को, जब 8 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के पेपर नोट्स को डीमोनेटाइज किया गया, इनका विमुद्रीकरण किया गया। तो हमें कहा गया कि अब ये 500 और 1000 रुपये के पेपर नोट्स इनवैलिड हो चुके हैं, हम इनका प्रयोग अर्थव्यवस्था में विनिमय के साधन के रूप में नहीं कर सकते हैं, अब यह बेकार हो गए। तो क्या हमारे द्वारा कमाए गए ये 500 और 1000 के रूप में जो पैसे हमने रखे थे वो बेकार हो गए? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना था? हमसे कहा गया कि आप इन 500 और 1000 रुपये के नोट्स को अपने बैंक में जमा कर दें, उसके थ्रू ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएगा। और चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें इन पेपर नोट्स पे प्रॉमिस किया था कि जब आप ये पैसे को हमें देंगे तो हम आपको इक्वल वैल्यू प्रदान करेंगे, यह आरबीआई की लायबिलिटी थी, यह आरबीआई की देयता थी। और एग्जैक्टली यही हुआ। आपको पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में करीब 16 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के पेपर नोट्स के रूप में उपलब्ध थे। यानी लोगों ने करीब 16 लाख करोड़ रुपए जो कि 500 और 1000 रुपए के रूप में उपलब्ध थे, बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा किया। यानी आरबीआई के ऊपर अब देयता है 16 लाख करोड़ रुपए की, उन्हें 16 लाख करोड़ रुपए लोगों को वापस करना है। और यह किया गया। उसके पश्चात आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए करेंसीज को जारी किए, 500 रुपये और 2000 रुपये के, और फिर लोगों को धीरे धीरे ये पैसे दिया गया। बैंक के माध्यम से वे अपने पैसे को बैंक से विड्रॉ कर सके, जिसका प्रचलन जो है अब विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा रहा है। राइट, तो ये जो प्रॉमिस किया जाता है आरबीआई के द्वारा, इससे यह रिफ्लेक्ट होता है, इससे यह पता चलता है कि जो नोट को प्रिंट किए गए हैं यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देयता है, यह उसकी लायबिलिटी है। राइट, तो मैं आपसे यह डिस्कस कर रहा था कि यह सिस्टम जो है क्यों मैंडेटरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, क्यों उनसे कहा जाता है कि आपको नोट को प्रिंट करने से पहले
ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति को मेंटेन करना होगा। तो चूंकि आपने यहाँ पे देखा कि नोट को प्रिंट करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी होती है, तो इस लायबिलिटी के बैकअप के रूप में आपके पास कुछ एसेट्स होने चाहिए, आपके पास कुछ परिसंपत्ति होनी चाहिए, कुछ एसेट्स होनी चाहिए। ताकि जब आपको अपनी देयता को पूरा करना हो तो आप उन एसेट्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर हम बैंक से उधार लेते हैं, वो हमारी देयता होती है, और देयता को चुकाने के लिए, अपने ऋण को चुकाने के लिए हमारे पास कुछ एसेट्स होने चाहिए। ये एसेट्स कैश के रूप में हो सकते हैं, घर, बिल्डिंग, सोना, चांदी, ये सब हो सकते हैं हमारे एसेट्स, ताकि हमें अपनी लायबिलिटी को चुकाने में दिक्कत ना आए, राइट। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आपने यहाँ पे समझा कि नोट को प्रिंट करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ न्यूनतम एसेट्स होने चाहिए, और उस न्यूनतम एसेट्स को जो निर्धारित किया गया है वह है 200 करोड़ का, जिसमें कि 115 करोड़ रुपए का जो एसेट्स है गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए, और रिमेनिंग 85 करोड़ रुपीस का एसेट्स जो है ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी के रूप में होना चाहिए, राइट। अगर आरबीआई के पास न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का एसेट्स है तो आरबीआई को अपनी देयता को फुलफिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, जैसा कि आपने देखा 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान। आप सपोज कीजिए कि अगर उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यह न्यूनतम परिसंपत्ति नहीं होता तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट को जारी कर पाता? बिल्कुल नहीं। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट को जारी नहीं कर पाता, इसका मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को 16 करोड़ रुपए वापस नहीं कर पाती, लोगों का विश्वास या ट्रस्ट जो है बैंकिंग सिस्टम से ख़त्म हो जाता, और यह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, राइट। लेकिन चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यह 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति मौजूद था, और हम सभी जानते हैं कि इस 200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति के एवज में जितनी नोट को प्रिंट किया जा सके आरबीआई प्रिंट कर सकता है, और यही कारण है कि इसके बदले में नोट को प्रिंट किया गया और अपनी लायबिलिटीज़ को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फुलफिल किया। तो यही कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा जाता है कि आपके पास न्यूनतम 200 करोड़ का परिसंपत्ति होना ही चाहिए, ताकि जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर सकें, राइट। तो मैं आपको बता रहा था कि जब ये प्रॉमिस जो यहाँ पे किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये प्रॉमिस से यह पता चलता है कि नोट को प्रिंट करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लायबिलिटी है। साथ ही साथ ये प्रॉमिस जो है हमारे करेंसी को लीगल टेंडर करेंसी बना रही है। जैसे अगर आप देखें, मैंने आपको ये दिखाया, ये पेपर नोट्स है, 50 रुपीज़ का पेपर नोट्स है। अगर आप इस प्रॉमिस को हटा दें यहाँ से, अगर ये प्रॉमिस यहाँ पे मिट गए, नहीं है इसमें, तो क्या कोई भी इस पेपर नोट को स्वीकार करेगा? क्या यह लीगल टेंडर मनी होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये प्रॉमिस जो है इस पेपर नोट को करेंसी बनाता है, इस पेपर नोट को विनिमय का साधन माध्यम बनाता है। अगर इस प्रॉमिस को आप हटा दें तो nobody will have trust and confidence on this paper note. Nobody will accept this piece of paper as a medium of exchange, right? So there are two important implications of printing this promise on paper note. The first, that it reflects that printing of paper note is the liability of Reserve Bank of India, and second, this is the promise which makes this piece of paper medium of exchange. It becomes a legal tender money which is backed by the government and the Reserve Bank of India, right? तो एक महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपसे डिस्कस किया, मुद्रा पत्र का निर्गमन करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पत्र का निर्गमन कर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विनिमय के माध्यम को जन्म देता है, और इससे फिर जो है खरीद और बिक्री, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री जो है सुलभ हो पाता है। इसके बाद हम लोग और एक कार्य को डिस्कस करेंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। आरबीआई को हम सभी बैंकों का बैंक मानते हैं। आरबीआई को सभी बैंकों का बैंक माना जाता है। कई तरह के बैंक्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। कुछ व्यापारिक बैंक हैं, कुछ सहकारी बैंक हैं, कुछ आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लघु वित्त बैंक है, कुछ अब भुगतान बैंक भी है। कई तरह के बैंक जो है आपको अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। इन सभी बैंकों का बैंक जो है वो कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को हम सभी बैंकों का बैंक मानते हैं और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। क्या क्या कारण हैं हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक माना जाता है, तो आप इन कारण को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो आरबीआई को सभी बैंकों का बैंक माना जाता है। क्यों? पहला कारण क्या है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। आरबीआई सभी बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं में मुख्यतः दो तरह की सुविधाएं आती है। पहला जमा की सुविधा एवं दूसरा ऋण की सुविधा। जमा एवं ऋण की सुविधा प्रदान करता है। जिस तरीके से हम लोगों की बैंकिंग आवश्यकताएं व्यापारिक बैंकों के द्वारा पूरा किया जाता है, उसी तरीके से बैंकों की जो बैंकिंग आवश्यकताएं होती हैं, जमा करने की या ऋण लेने की आवश्यकताएं, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा किया जाता। तो जितने भी बैंक्स हैं वे अपने सरप्लस को जमा के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उनका डिपॉजिट अकाउंट होता है, वे अपने पैसे को आरबीआई के पास रख सकते हैं। आरबीआई उन्हें जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। और केवल जमा करने की सुविधा नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों को ऋण की भी सुविधा प्रदान करता है। जब कभी भी इन बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये बैंक ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, अतः हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक कहेंगे, राइट। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? आप क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक कहते हैं? तो दूसरा कारण है चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। आरबीआई के लाइसेंस के बिना किसी बैंक को स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी बैंक को स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लाइसेंस की आवश्यकता होती है। 2014 में दो निजी बैंकों को स्थापित किया गया। एक आईडीएफसी, जिसे हम आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहते हैं, और दूसरा है एक बंधन बैंक। ये दो निजी सेक्टर में बैंक स्थापित किए गए और इसे स्थापित करने के पूर्व इन्हें लाइसेंस दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो चूंकि कोई भी बैंक को आरबीआई के लाइसेंस के बिना
स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक मानते हैं। आरबीआई को हम गार्डियन मानते हैं सभी बैंकों का। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई कंडीशंस में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों के लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है टू कैंसिल द लाइसेंस ऑफ बैंक्स ऑन सम वैलिड ग्राउंड्स। कुछ वैलिड ग्राउंड्स पर इनके लाइसेंस को रद्द भी किए जा सकते हैं, राइट। तो यह भी कारण आप लिख सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं, रद्द भी किए जा सकते हैं। और एक अंतिम कारण जिसकी वजह से हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक मानते हैं वो यह है कि आरबीआई बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को बनाने का काम करता है। इसे लिखेंगे आप लोग, आरबीआई बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम व प्रक्रियाओं को बनाने का कार्य करता है। राइट। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक मानते हैं। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि 1949 के वर्ष में पहली बार बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम को संसद में पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एक्सटेंसिव पावर दिया गया और इसमें यह भी पावर दिया गया कि आप सभी बैंकिंग प्रणाली के संबंध में नियम और प्रक्रियाओं को बनाएंगे जिसका अनुपालन बैंक्स करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को सभी बैंकों का बैंक मानते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया कि अर्थव्यवस्था में जितने भी तरह के बैंक हैं, चाहे वो व्यापारिक बैंक हो, सहकारी बैंक हो, लघु वित्त बैंक हो या फिर भुगतान बैंक हो, इन सभी बैंकों का बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को माना जाता है और इसके मैंने आपको कुछ कारण बताए। तो दो फंक्शंस मैंने आज आपसे डिस्कस किया। पहला मैंने आपको बताया कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रापत्र का निर्गमन करता है और दूसरा इसका कार्य बैंकों के बैंक के रूप में है। तीसरा कार्य मैं आपसे डिस्कस करूंगा अब, यह भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जितना कि आप पहले दो कार्यों को देख चुके हैं। तीसरा कार्य है सरकार के लिए बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में कार्य। सलाहकार के रूप में कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। आप देख सकते हैं कि सरकार के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 3 रूपों में कार्य करता है। यह सरकार का बैंक भी है, यह सरकार का एजेंट या प्रतिनिधि भी है एवं यह सरकार का सलाहकार भी है। और ये तीनों कार्य जो है डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आरबीआई का सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य कुछ अलग हैं, इसके सलाहकार के रूप में कार्य कुछ अलग होंगे और इसके एजेंट के रूप में कार्य कुछ अलग होंगे। राइट। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर के रूप में क्या सेवाएं प्रदान करता है गवर्नमेंट को। देन फिर देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डज फॉर द गवर्नमेंट एज एजेंट एंड advisor to the government. Right. We'll discuss all these 3 functions of Reserve Bank of India one by one. You can see that Reserve Bank of India is the banker to the government, it is an agent to the government and it is an advisor to the government, but their functions are distinct. Right. Now I'm going to discuss what exactly Reserve Bank of India does as a banker, as an advisor and as an agent to the government. Right. लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने यह बात स्पष्ट करूं कि जब हम यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों तरह की सरकार हम लोग
सभी जानते हैं कि हमारा पॉलिटी का सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम ऑफ पॉलिटी है। इसमें दो स्तर की सरकारें हैं, एक आपका केंद्र और दूसरा आपका राज्य। तो जब हम यहाँ पे सरकार की बात करें तो इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों आते हैं। राज्य सरकार यानी दोनों सरकारों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकर के रूप में क्या कार्य है। बैंकर के रूप में कार्य, बैंकर के रूप में कार्य को हम लोग देखेंगे। तो बैंकर के रूप में क्या कार्य है, आरबीआई सरकार को, लिखेंगे आप लोग, आरबीआई सरकार को बैंकिंग सुविधाएं, मैं बता चुका हूं कि बैंकिंग सुविधाएं के अंतर्गत मुख्यतः जमा और ऋण प्रदान करने की सुविधाएं आती हैं, है ना। सो आरबीआई सरकार को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। सरकार को बैंकिंग सुविधा आरबीआई से मिलती है, यानी सरकार अगर अपने पैसे को जमा करना चाहे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा किया जाता है, और अगर सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो सरकार ऋण को आरबीआई से प्राप्त कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको राजकोषीय नीति पढ़ाऊंगा वहाँ पे एक सिस्टम या एक प्रणाली को बताऊंगा जिसे हम WMA कहते हैं। तो WMA एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली व्हेन मैं आपको फिजिकल पॉलिसी पढ़ाऊंगा। जस्ट यहाँ पे आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जब कभी भी सरकार को जमा और ऋण की सुविधा चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह सुविधा उनको प्रदान करता है, और इसलिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार का बैंक या बैंकर मानते हैं। बैंकर के रूप में दूसरा कार्य क्या है? बैंकर के रूप में दूसरा कार्य है सरकार के ऋण का प्रबंधन, सरकार के ऋणों का प्रबंधन। आप इस चीज को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि सरकार के ऋणों का प्रबंधक कौन है? हु इज द मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स, राइट? हु इज द मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स? सरकार के ऋणों का प्रबंधक कौन है? आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऋणों का प्रबंधन करता है। ऋणों का प्रबंधन करने का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम इंडिविजुअल्स की तरह, हमारी और आपकी तरह भी, जब सरकार की खर्च सरकार के राजस्व से ज़्यादा हो जाए, जब सरकार की खर्च सरकार के राजस्व से ज़्यादा हो जाए तो सरकार को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसा कि आप लोग इस बजट, हम लोग अभी किस वित्तीय वर्ष में हैं? हम लोग अभी 2021-22 के वित्तीय वर्ष में हैं। यह वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ आपका कब? 1 अप्रैल। हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को प्रारंभ हुआ 2021, और यह समाप्त कब होगा? 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। यह 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए जो अनुमानित खर्च को रखा गया है सरकार के द्वारा, करीब 34 लाख करोड़ रुपए को रखा गया है। 34 लाख करोड़ रुपए को रखा गया है इस वित्तीय वर्ष में। जबकि इस वित्तीय वर्ष में सरकार को जो राजस्व प्राप्त होंगे वो करीब 21 लाख करोड़ रुपए की राजस्व, 21 लाख करोड़। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन एक रफ मेजर है आपका। 34 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च है, लेकिन सरकार को राजस्व जो है मात्र 21 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो सरकार के बजट में घाटे कितना का हो जाएगा? सरकार के बजट में घाटे जो है वो आपका 13 लाख करोड़ रुपए का। आप देख सकते हैं सरकार की खर्च सरकार की राजस्व से 13 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। जब आपका खर्च आपके राजस्व से ज़्यादा हो जाए, आय से ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उधार लेंगे। कितना उधार लेंगे? इन दोनों का जितना अंतर होगा। आप देख सकते हैं चूंकि खर्च राजस्व से 13 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है, तो सरकार को इस वर्ष अराउंड 13 लाख करोड़ रुपीज़ मार्केट से उधार लेने होंगे। तो सरकार बाजार से उधार लेती है जब इनका खर्च इनके राजस्व से ज़्यादा हो जाए। तो जब सरकार उधार लेती है तो इसका प्रबंधन जो है आरबीआई करता है। चूँकि आरबीआई सरकार का बैंक है, तो आरबीआई यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सरकार जो ऋण को प्राप्त कर रही है वह कम से कम ब्याज दर में करे, ताकि सरकार के ऊपर इसका बोझ
कम से कम पड़े। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में होना चाहिए। तो ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डिसाइड करती है कि किस स्रोत से कितना ऋण को प्राप्त करना है, कितना आंतरिक ऋण होना चाहिए, कितना बाह्य ऋण होना चाहिए, किस ब्याज दर पर होना चाहिए और किन किन स्रोतों से गवर्नमेंट को यहाँ पे ऋण प्राप्त करनी चाहिए। इन सभी को मैनेज करने का काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो आप कह सकते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर के रूप में सरकार के ऋणों का प्रबंधन करता है। और एक मैं आपको बताऊं, बैंकर के रूप में सरकार का क्या कार्य है, तो तीसरा आप लोग लिखेंगे सरकार के वित्तीय लेन देन का संपादन करना। सरकार के वित्तीय लेन देनों का, या लेन देन भी लिख सकते हैं, लेन देन का संपादन करना, संपादन करना, संपादन करना। सरकार के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, सरकार के जितने भी फाइनेंशियल लेन देन है जिसमें कि मुद्राओं का प्रयोग हो रहा, या तो सरकार को भुगतान करने हैं या तो सरकार को पैसे प्राप्त करने हैं, इसे हम वित्तीय लेन देन कहते हैं, राइट। तो सरकार के जितने भी ऐसे लेन देन है जिसमें सरकार को या तो भुगतान करना है या सरकार को पैसे प्राप्त करने हैं, इनका संपादन सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊं, अगर मान लीजिए कि भारत की सरकार ने अमेरिका को, यूएसए, अमेरिका का मतलब यहाँ पे यूएसए की गवर्नमेंट को कुछ चीज़ हमने निर्यात किया, सरकार ने निर्यात किया है, किसी निजी कंपनी ने नहीं किया है, मान लीजिए। तो जब भारत सरकार निर्यात करेंगी यूएसए को, तो यहाँ पे भारत सरकार को पैसे प्राप्त होंगे यूएस से, और यह पैसे भारत सरकार के बिहाफ से कौन प्राप्त करेगा, आरबीआई करेगा। वित्तीय लेन देन है जिसमें कि सरकार को पैसे मिलने हैं, सरकार गवर्नमेंट के बिहाफ से आरबीआई के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर स्थिति उल्टा होता, अगर भारत सरकार ने आयात किया होता, तो इस आयात के बदले भारत सरकार को भुगतान करना होता यूएसए को, और यह भुगतान भी भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जिसमें कि गवर्नमेंट को या तो भुगतान करना या पैसे प्राप्त करना है, गवर्नमेंट के बिहाफ से ये काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अतः आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का बैंक कह सकते हैं। ये ठीक उसी तरीके से कार्य है जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो भुगतान होता है वो हमारे बैंक के द्वारा किया जाता है। आपको अपने टेलीफोन का बिल भरना है, इसके लिए आप अपने बैंक को ऑथराइज करेंगे, आपके बिहाफ से बैंक आपके टेलीफोन का बिल भरती है। पानी का बिल भरना है या कोई भी अन्य बिल आपको चुकाना है, आपके बैंक आपके बिहाफ से कर सकता है। यानी आपको पैसे भी प्राप्त करने हैं तो आपके बैंक आपके बिहाफ से पैसे को प्राप्त करता है। अतः आप अपने बैंक को बैंकर मानते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं जिसमें कि पैसों का या तो भुगतान किया जाता है या पैसे को प्राप्त किए जाते हैं, गवर्नमेंट की बिहाफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का बैंकर मानते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपसे इतना टॉपिक को डिस्कस किया। अभी हमें यह डिस्कस करना है कि एजेंट के रूप में आरबीआई के क्या कार्य है, सलाहकार के रूप में कार्य क्या है। इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इन क्लास को रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।